हाँ लड़कियों बता रहे हो, पूछूं? पढ़ लिए? बंद कर दो कॉपी तो फिर पूछूं। तो कहाँ गया मोटू? पार्किंग में खड़ी कर रहा है, पार्किंग लगा रहा गाड़ी। पढ़ लो, थोड़ा सा रिवाइज करो कल का, दिखाओ कहाँ तक पढ़ाए थे। भाई जैसे लिखता है, भाई से तो ठीक लिखता है, वो तो ऐसा लिखता है कि पता न चले। और एक कॉपी बनाओ, अलग अलग बनाओ, मैथ की अलग कर दो, या फिर मैथ की तो अलग ही कर लो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन है नहीं, लेकिन मैथ्स का तो अलग रहेगा बहुत सारा। कल क्या बताया था? कल पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, बताओ यासी। हाँ वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन? एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? किसको किसको लाते हैं? कौन से चार्ज को? इसका बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। वो जरूरी नहीं कि पूरा लैंग्वेज उसमें बोलो डेफिनेशन, अगर बनता है तो हिंदी में समझा दो, एक्सप्लेन करके बताओ। नहीं पढ़े? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? क्या है आदित्य बता, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, बस इतना ही। ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, हाँ ऐसा बोल रहा। ओए अरे मोटू, और क्या? हाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तो क्या पता है, एक्सप्लेन ही कर दो। हाँ बता, पढ़ ले पहले फिर बताएगा। हाँ हाँ नहीं लिखा, हाँ बोल जल्दी। हट, क्या समझ में आया था कल, समझा? क्या बताया था करंट में, थोड़ा बहुत समझाया था। हाँ कल नहीं आया था क्या? तो कल इलेक्ट्रिक करंट नहीं बताया? हाँ तो फिर क्या बोल रहा है कल? करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट? अच्छा है, अच्छा, और चार्ज की? चार्ज की वोल्ट हो गई। हाँ तो नहीं पढ़ के आए तुम लोग। बताओ सूर्यांशी, करंट की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन बताओ। हाँ फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू, ये क्या बता रहे?
क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? अंश क्या होता है क्यू? क्यू क्या होता है? क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में क्यू क्या होता है? अरे क्यू वो तो कूलाम होती चार्ज की एसआई यूनिट। क्यू चार्ज होता है। यूनिट क्यों बोल रहा है? तो चार्ज है बस। अच्छा, क्यू मतलब चार्ज है। लिखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी CARRY कैरी 4 कूलाम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट at 100 volt, from a point at 100 volt to a point at 120 volt. Calculate the amount of work done to carry 4 coulomb charge from one point at 100 volt to a point at 120 volt. समझ रहे हो? एक पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल 120 वोल्ट है। तो चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो पूछा गया है। कितने कूलाम चार्ज को? 4 कूलाम। बताओ आंसर। आ गया? नहीं है? 80 है, 80 जूल नहीं है? हाँ 80। कैसे? कल बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? अगर अपन मान लो ए से बी तक जा रहे हैं तो
वी बी माइनस वी ए बराबर, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं, तो बी पर पोटेंशियल माइनस ए पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। ये होता है। अब बताओ बी पर पोटेंशियल कितना है 120, ए पर पोटेंशियल कितना है 100, वर्क अपन को निकालना है W, इसको W बोल देते हैं, और चार्ज कितना दिया है 4। कितने का डिफरेंस, ये कितना है 20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1 का इधर 4 का इधर, तो W इज इक्वल टू 20 जूल। बस यही तो आंसर भाई। कितने का डिफरेंस है, कितने वोल्ट का डिफरेंस है 20 का, तो जो चाहे तो वाला फार्मूला लगा दो, लेकिन यहाँ पे भी W/Q, लेकिन यहाँ पे आएगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, तो 20 वो 120 वो 100, तो डिफरेंस कितना हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ लिखना चाहिए अपन को पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20, W/Q की वैल्यू हो गई 4, इसको W बराबर 80 जूल। चाहे जैसा करो, दोनों फार्मूले से कर सकते हैं। अंश नहीं आया समझ में, अंश है, कल फार्मूला लिखाया था ऐसा कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस पे लिखाया था कि लिखा था ना, हाँ कल मैंने ऐसे बनाया था डायग्राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 120 था, उससे अगर ए बी ऐसे कर लोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ए से बी तक जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, बेसिकली ये क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ 100 है यहाँ 120, तो डिफरेंस कितना हो गया 20। तो कैसे आएगा वो अपन ने पूरा मैथमेटिकली लिख दिया है, अपन डायरेक्ट 20 भी लिख सकते रहे, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट 20 लिख दिया है, बाकी करेंगे तो कैलकुलेशन में ऐसे 120 माइनस 100 इज इक्वल टू W/4, 4 मतलब चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि 4 कूलाम को ले जा रहे हैं, Q की वैल्यू 4 है, 4 कूलाम दिया है ना, 4 कूलाम चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, सिंपल तो था। एट्टी ना 80 क्या ये, बस ये करते हो गया ना, मिटाऊं तो कर ली, नहीं समझ में आया, अब अपन देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो ओम्स लॉ मैं उस दिन बता रहा था कि जैसे कोई कंडक्टर होता है, अपन कंडक्टर में क्या लगाते हैं, बैटरा लगा देते हैं। जब अपन बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट होता है, उस दिन समझाया था पूरा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पे बैटरी, ऐसा समझो अपन ने बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाना मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रहे हैं, बैटरी लगाते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लगते हैं, ऐसा समझो कि सभी इलेक्ट्रॉनों पे यहाँ फोर्स लगने लगता है इस डायरेक्शन में, है ना। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगा रहे हैं वो जितनी शक्तिशाली होगी, जितनी उसकी पावर होगी, या अपन बोले वो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, उतना तेज़ी से होगा इलेक्ट्रॉनों का मोशन, है ना। जितना ज़्यादा हाइट का डिफरेंस होगा, पानी उतनी तेज़ी से नीचे आएगा। उसी तरह
जितना ज़्यादा ये V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, अगर V ज़्यादा होगा तो I की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और मैंने कल बताया था इलेक्ट्रॉन इधर जाते तो करंट कहाँ जाती, अपोजिट डायरेक्शन में होती। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर इधर तो करंट इधर जाएगा। तो जितना ज़्यादा V होगा, यही ओम ने बताया, ओम ने, तुम्हारे भाई ने नहीं, ओम शुक्ला ने नहीं, ओम ने, ठीक है, ओम ने क्या बताया, अगर कंडक्टर में करंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो अपन को V को ज़्यादा का रखना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन V बढ़ाएंगे कौन बढ़ेगा, I बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ को बढ़ाने पे कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब V और I क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। या हम बोले जो I है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के। लेकिन अपन ऐसा लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा I होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतनी ज़्यादा अपन को करंट मिलेगी, सीधी सी बात। तो ओम ने क्या बताया, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती है, फिजिकल टेम्परेचर मतलब फिजिकल कंडीशन में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसका लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना मोटा है कितना पतला है, इसका टेम्परेचर। अगर अपन वायर का टेम्परेचर ना बदलें, खास करके टेम्परेचर, ठीक है, कई बार क्या होते हैं, कई चीज़ें जो होती हैं, वायर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो बढ़ जाते हैं, लेंथ बढ़ जाती है, खिंच जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। तो अपन लोग ऐसा बोलते हैं, अगर टेम्परेचर ना बदले, ओम ने जब अपने लॉ दिया तो उसने एक कंडीशन लगाई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कब, उसने बोला अगर कंडक्टर का टेम्परेचर ना बदले, है ना। तो ओम ने क्या बोला, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। फिजिकल कंडीशन से मतलब है टेम्परेचर से, बेसिकली होता तो उसका मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया से भी है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। उसने बताया, एक्सपेरिमेंटली उसने देखा, बहुत सारे प्रयोग किए, उसके बाद उसने एक रिजल्ट बनाया या नियम बनाया, ठीक है, क्योंकि कोई भी लॉ ऐसे नहीं बनता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं तब जाके वो लॉ बनता है। और लॉ होता है जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओम ने क्या बताया, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज जस्ट लाइक टेम्परेचर अगर नहीं चेंज हो रहा है तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मतलब यहाँ पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ कंडक्टर, कितना अपन ने इसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है, ये ओम्स लॉ है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं अपन कांस्टेंट लगाते हैं। कूलाम लॉ में भी लगाया था, है ना, ग्रेविटेशनल में भी लगाया था, G लगा देते रहे। यहाँ पे अपन लगाते हैं R, V इज इक्वल टू RI। अब यहाँ पे जो R है, R को कहते हैं अपन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे R, तो V इज इक्वल टू RI। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी मैं लॉ लिखाऊंगा पहले। जहाँ पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कॉपर का वायर होता है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होता है ना, एल्यूमिनियम का होगा तो अलग। घर में अपन कौन से वायर यूज़ करते हैं, कॉपर के, रेजिस्टेंस उसका कम होता है क्योंकि, है ना। लोहे के वायर यूज़ करते नहीं तो आयरन के, उनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, और वो हीट क्या बोलते हैं अपन, करंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, किसका, हाँ, सिल्वर का मतलब उससे अच्छा होता है, मतलब कम होता है रेजिस्टेंस, और सबसे कम तो सोने का होता है
तो अपन सोने की वायर लगा दे घर में, महंगा है ना, मतलब पैसा भी देखेंगे। तो जिस कंडक्टर की या जिस वायर की रेजिस्टेंस कम होती है उसको अपन घर में यूज़ करते हैं, है ना, मतलब जो इकोनॉमिकल भी हो। ऐसा नहीं कि सोना का रेजिस्टेंस कम होता है तो सोने की वायर लगा दे घर में, लेकिन वो कॉस्टली है ना, इसलिए इसको यूज़ नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से अपन उसको यूज़ नहीं करते। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हर वायर का या हर मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग। अभी अपन देखेंगे कि आर की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, तो बात की बात है। अभी अपन लॉ लिख लेते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, लिखो ओम्स लॉ है, अब बता रहे अभी, रुको जरा, लिखो ओम्स लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if physical condition like temperature etc like temperature etc etc of a conductor are kept unchanged, kept unchanged, चेंज नहीं करना, मतलब अनचेंज्ड। कॉमा करके लिखो, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference applied at the end of conductor, is directly proportional to potential difference applied at the end of conductor, applied at the end of conductor। If I be the current flowing through the conductor when potential difference PD, शॉर्ट में लिख देता हूँ, potential difference V is applied at the end of conductor, then by Ohm's law V is directly proportional to I, so V is equal to Ri, where R is proportionality constant
which is called resistance of conductor. इसको देखो ग्राफ बनाते हैं V और I का। जैसे जैसे अपन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता है। ठीक है, कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है, मान लो 2 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, फिर 4 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर है। ऐसे करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता है। ग्राफ बनाने बनता है ना एक्स वाई जेड की वैल्यू लेके, वैसे ही है। एक्स एक्सिस पे अपन ने पोटेंशियल को ले लिया V को, और वाई एक्सिस पे करंट को ले लिया। जब अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ठीक है, ये V वर्सेस I का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे अपन ने V को लिया और वाई एक्सिस में I को लिया, करंट को। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी ओम्स लॉ आता है तो इतना चीज़ें लिखते बनना चाहिए ओम्स लॉ के बारे में। लिख लिए ये चीज़। रेजिस्टेंस के बारे में अभी बताता हूँ। अभी अपन को R को डिटेल में ही पढ़ना है, R ही अपन पढ़ेंगे अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में। कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं V वर्सेस I का ग्राफ है। और क्या, V और I का ग्राफ। अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है V और I के बीच में। हाँ, ग्राफ बना। वैल्यू ना चाहो तो सीधे सिंपल ग्राफ बस बना लो, जैसे यहाँ बना लो V, इधर I, स्ट्रेट लाइन, बस हो गया। वो तो वैल्यू मैंने समझा दिया ऐसे बना के कि 2 पर इतनी है, 4 पर इतनी, तो बढ़ती है करंट। बस इतना बना के दिखा देना। वैल्यू लिखना हो लिखो, नहीं तो वो वाला ग्राफ। देखो जैसे लॉ है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन है कुछ। क्या लिमिटेशन है इसकी? जैसे इसकी डेफिनेशन में ही बोला गया है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर चेंज होगा तो कुछ इफेक्ट हो जाता है उस पर। या अपन सबसे पहली चीज़ तो ये जो लॉ होता है वो सिर्फ कंडक्टर के लिए फॉलो होता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर, जो भी मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर हैं जो भी, उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा जो अपन ने बताया कि इसमें लिमिटेशन पहले कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी रिमेन अनचेंज। और फिजिकल कंडीशन में लेंथ भी आ जाती है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सब चेंज नहीं होना चाहिए।
ठीक है, नहीं तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिख लो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। 3 थी बेसिकली लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओम्स लॉ। पहला लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, या मेटेलिक कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ, ऐसा भी लिख सकते हो। जो मेटेलिक कंडक्टर तो वही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा लिखो, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड रिमेन सेम या डज नॉट चेंज, ऐसा भी लिख सकते हो। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड रिमेन अनचेंज्ड या डू नॉट बी चेंज, है ना। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, 2 ही लिमिटेशन लिखो। अब देखो, जो अपन ने अभी बात किया कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आर आई, या आर आई लिखो या आई आर लिखो, है ना, एक ही बात है। तो इसमें जो R है, R को अपन क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ देखो, अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये बाय ओम्स लॉ है, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आर आई या आई आर, एक ही बात। तो यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन, सही है, R को यहां रख के I को अपॉन में ले जाएंगे, तो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। मैंने सीधे करके लिख दिया, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2 चीज का रेशो है। किस किस का रेशो है ये, कि अपन ने उस कंडक्टर के एंड पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, वो पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें कितनी करंट फ्लो हुई, उन दोनों का जो रेशो है उसे अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। या फिर सिंपल सी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो रोके, रेजिस्ट करे, किसी चीज को रेजिस्ट करे। तो कंडक्टर क्या करता है, करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन उससे मूव करते हैं तो उसका क्या अपोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकने का प्रयास करता है कौन, कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर, उसकी टेंडेंसी होती है, उसको अपोज करता है मोशन को। उसी अपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कौन, कंडक्टर। कोई भी वायर जो भी है मेटल का, जिस मेटल का बना है, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। किसको, इलेक्ट्रॉन के मोशन को या चार्ज के मोशन को। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखो डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। लिखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, obstruction offered by conductor, obstruction offered by conductor in the flow of current obstruction offered by conductor in the flow of current is called
रेजिस्टेंस ठीक है। अब लिखो ये चीज को लिखो, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई। दूसरी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, जो मैं वही बता रहा था, इसको R की डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं V अपॉन आई। R जो है दो चीजों का रेशियो है, किस किस का रेशियो है, V का और I का। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। तो अपन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इन दोनों का रेशियो है ना। दूसरी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, लिख लो इससे, इसकी वाली जो मैं बोल रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ resistance of a conductor is the ratio of the potential difference across its ends, ends, its ends, ends to the strength of current flowing through it. Strength of current flowing through it. इतनी बात समझ में आ रही। बाकी सिंपल डेफिनेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बाकी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। अब देखो, अब यूनिट की बात करते हैं अपन लोग, इसकी यूनिट निकालते हैं। आर की यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस की यूनिट निकालना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम ही होता है, साइंटिस्ट के नाम पे ओम, या फिर इसको सिंबल में ऐसे बनाते हैं ओमेगा, लेकिन पढ़ेंगे उसको ओम ही पढ़ेंगे। साइन है ओमेगा, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, ओम। अपन बार बार ये नहीं लिखते हैं, अपन ओम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नाम ना लिख के ये सिंबल बनाते हैं ओम, ओम मंत्र जपना है, ठीक है। अब ओम ही ओम चलेगा। तो यूनिट ऑफ आर जो है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या निकाल सकते हैं इधर से, इसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल वोल्ट, और करंट की एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर ये भी यूनिट है, लेकिन अपन बार बार वोल्ट अपॉन एम्पियर ना बोलेंगे, बार बार क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ओम बोल देंगे। तो यहां से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और स्मॉल यूनिट भी होती है, पहले भी तुम लोग को बता चुका हूं, मिली, मेगा। यहाँ पे मिली तो बहुत छोटा हो जाता है, मिलियम ना होगा, लेकिन यहाँ पे जरूर जैसे किलो
किलो मतलब 10⁻³ ओम, मेगा ओम, हाँ 10⁻⁶, और मिली होता तो माइक्रो होता तो ये बताया था ना, मिली, माइक्रो, पिको, बाकी ये ज़्यादा नहीं होते, जनरली यही किलो, किलो में 10⁻³ जैसे 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है। तो ये कई बार यूज़ हो सकती है, बाकी बता दिया ऐसे, लेकिन जनरली ओम ही यूज़ करेंगे अपन लोग। कुछ समझ में आ रहा कि ऊपर से जा रहा है? क्यों आदित्य, कुछ समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है? क्या है सन्नाटे में क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा तो आ रहा है ना, कि पूरा ही जा रहा है। यहाँ बाहर, यहाँ दरवाजे खिड़की बंद कर देनी तो अपन, कुछ तो समझ में आए, इसको रोका इधर ही। अरे तिवारी जी काहे शांत बैठे है तुम? अच्छा ओम्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा फार्मूला समझ में आया? फार्मूला का यूज़ करना है। रेजिस्टेंस समझ में आया? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रास्ते में रुकावट, किसके रुकावट? करंट के। कौन ऑफर करता है? कंडक्टर, उसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं फिजिकली, अगर ऐसे समझें सामान्य भाषा में, अपन लोग को देहाती ज़्यादा समझ में आती है, किताब की भाषा समझ में नहीं आती। रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट, प्रवाह में रुकावट जो कंडक्टर उत्पन्न करता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। विरोध करना है किसी चीज़ का, ठीक है, फ्लो का विरोध करता है कंडक्टर, उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की यूनिट तुम लोग को आज पता नहीं हुई होगी। आज क्या है प्रतिरोध की यूनिट? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ठीक है, ओम। R इज इक्वल टू V/I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओम्स लॉ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज या शुड नॉट चेंज, क्या लिखा है? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, क्या लिखा है? अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज या डज नॉट चेंज, देन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट लगा देते R। R क्या है? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। कंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसे बोलते हैं R। R की यूनिट ओम, या 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और ये स्मॉल का एक यूनिट, ये तो बड़ी यूनिट हो गई। अदर यूनिट लिखना, अदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस को अगर अपन सोचे थोड़ा सा, जो R है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? R को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? मैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे अपन को बहुत सारी चीज़ें रेजिस्टेंस से रिलेटेड करनी है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग resistance of conductor
ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला चीज जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो करता है लेंथ पर, कितना लंबा वायर है ना। जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मान लो सेम मटेरियल है, दोनों कॉपर के वायर हैं। कॉपर का सिंबल तो तुम लोग जानते ही नहीं होगे, कॉपर। दोनों कॉपर के हैं, या मानो दोनों एल्यूमिनियम के, कुछ के भी हैं, और एक छोटा वायर है एक बड़ा वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कैसे है? हाँ भाई, ज़्यादा रास्ता चलना पड़ेगा, ज़्यादा रास्ता, लंबा रास्ता, ज़्यादा रुकावट, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, बड़े वाले वायर का। और एक मोटू एक पतलू है, मान लो ये सेम वायर है, एक मोटा है एक पतला है, सेम वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। काहे? हाँ सही है ना। मतलब इसको अपन बोलते हैं, मतलब जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी किसी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ बड़ी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। और क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं, मोटाई को बोलते हैं ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तुम्हारा पेन है वो पतला है, उसके देखो चौड़ाई मतलब या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, और ये सही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ये मोटा है ना। तो जो मोटा वायर होगा, हाँ मोटू, जो मोटा वायर होगा और पतला, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पतले वाले का, क्योंकि यहाँ कम रास्ता है इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, यहाँ चौड़ा रास्ता है, आराम से चलेंगे। अच्छी चौड़ी सड़क मिल जाए तो अपन लोग फैल पसर के चलेंगे और आराम से चल सकते हैं। ये सकरी जगह है ना। तो यहाँ पे चलने के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब ए ज़्यादा होगा तो ये मोटा है, मोटा मतलब ए ज़्यादा है, और ए कम है, इसमें थिकनेस मोटा है मतलब ए ज़्यादा है। ए को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना मोटा है, जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब ए ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए के। ए जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कितना होगा, ए जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा क्या बता रहे थे, तीसरा देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं वॉल्यूम में, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ जाएगी तो क्या होंगे, अच्छा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे से टकराते भी तो है, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होने लगेंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से टकराने लगेंगे। ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन ज़्यादा होंगे, टक्कर ज़्यादा हो जाएंगी, टक्कर बढ़ जाएगी, टक्कर बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है। अब दूसरा अगला चौथा चीज़ है मटेरियल, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर मतलब उसने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल में होते बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनाए थे। तो क्या होता है, अगर कोई मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी,
जैसे मैंने बोले थे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, और मेटल में ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी या करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है उसमें। तो अगर कोई मेटल जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा कि कम? मतलब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा संभावना है करंट फ्लो होने की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मतलब फ्लो हो सकते हैं, मतलब संभावना है उसमें करंट फ्लो होने की। तो ऐसे मेटल या ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चारों फैक्टर समझ में आए? पहला लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो पहला फैक्टर इफेक्ट करने वाला कौन सा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी लिखना नहीं, कल लिखा देंगे सब। दूसरा क्या बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो जितना पतला होगा तो ए कम होगा, ए कम होगा तो आर ज़्यादा होगा, और ए ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और तीसरा बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा बताया मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है या रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। मेटल का अलग, एल्यूमिनियम का अलग रेजिस्टेंस है, कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है ना। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा अपन उसे यूज़ में ले रहे हैं, कॉपर, जनरली कॉपर आसानी से मिल जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। सोने का रेजिस्टेंस बहुत कम है लेकिन वो महंगा है, उसको घर में यूज़ नहीं करते। चांदी लगा लो, थोड़ा सा कम अमीर हो तो चांदी लगा लो, और गरीब हो तो कॉपर लगा लो, और ज़्यादा ही अमीर हो तो गोल्डन का लगा लो, पूरा घर सजा लो। ठीक है, बात समझ आई ये फैक्टर, कल अपन इनको देखेंगे, लिखेंगे भी। ठीक है।